मिले होंगे शायद प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसको भी मैं थोड़ा लास्ट में डिस्कस कर लूँगा। जब लेक्चर ख़त्म होने वाला होगा तो मैं उसको डिस्कस करूँगा कि आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया है तो करेक्ट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के ऊपर। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, किसी को याद आ रहा है मैंने कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताए थे? 4 टाइप। वेरी गुड। पहला था एडिशन रिएक्शन, सेकंड वाज एडिशन का उल्टा जो है, अगर मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूँगा तो आप लोग बोलोगे सर सब्ट्रैक्शन होता है, सही बात है, लेकिन हम लोग इसको बोलेंगे एलिमिनेशन। एडिशन का उल्टा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और चौथा जो है वो आपका था रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो देखिए जो है, कल जो हम लोग इस रिएक्शन की बात कर रहे थे एडिशन का, तो मैं उसको फिर से एक बार रिवाइज करूँगा और थोड़े मॉलिक्यूल्स में और ज़्यादा लूँगा सो दैट सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, एडिशन रिएक्शन मतलब योर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो रिएक्ट करने वाला है, इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ, इन एडिशन रिएक्शन, इन एडिशन रिएक्शन जो रिएक्ट करने वाला है उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। द वन विच रिएक्ट दैट इज कॉल्ड एज अ सबस्ट्रेट, एंड जो उसके ऊपर जाके काम करता है उसको बोलते हैं रिएजेंट। तो दो चीज़ों को दिमाग में रखना, सबस्ट्रेट एंड reagent. Just 1 minute. स्क्रीन शेयर था वो क्रैश हो गया, जस्ट 1 मिनट। मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को। हाँ, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, ब्लैक वाली? नहीं सर। जस्ट 1 मिनट रुको, अभी आ जाएगा। इज इट विजिबल? यस। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है रिएजेंट। तो मैं उसको दोबारा लिखूंगा। तो हमारा डिस्कशन चल रहा था एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। तो देखिए, किसी भी रिएक्शन के अंदर दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है सॉल्वेंट। क्या होता है? सॉल्वेंट। अगर मैं आपको बोलूँ नमक और चीनी को मिला दो, तो वो तो यूनिफॉर्म होगा नहीं,
आपको पानी डालना ही पड़ेगा अगर आप उसको डिज़ोल्व करना चाहते हैं। तो सॉल्वेंट का रोल बहुत ज़्यादा होता है। सॉल्वेंट की मदद से ही जो रिएक्शंस होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, क्योंकि देखो दो सॉलिड कभी रिएक्ट नहीं कर सकता। अगर आप दो सॉलिड को अगल बगल में रख दो तो रिएक्ट नहीं करेगा, उसको एक मीडियम की ज़रूरत है। तो मीडियम जो है वो एक प्रकार से सॉल्वेंट होता है। तो सबस्ट्रेट उसे बोला जाता है जिसके ऊपर रिएक्शन होता है, ऑन विच रिएक्शंस हैपन। उसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। और रिएजेंट मतलब जिसके द्वारा रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन को करवाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिएजेंट। मतलब ये जो है ये ड्राइविंग फोर्स लेकर आता है। तो रिएजेंट की मदद से रिएक्शन होता है। अब देखिए सबस्ट्रेट जब आप बात करते हो एडिशन रिएक्शन के अंदर, तो यहाँ का जो सबस्ट्रेट है वो होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब आपको जैसे कि पता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड आएगा या तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो मान लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके पास देखा जाए तो 3 कार्बन है, तो इसका नाम होना चाहिए प्रोपेन। लेकिन इसके अंदर आ चुका है एक डबल बॉन्ड, तो उसकी वजह से इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। अब इस प्रोपीन के अंदर अगर मैंने पास कर दिया हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट लाइक रैन निकल, ठीक है, ये एक प्रकार से कैटलिस्ट है जिसकी मदद से रिएक्शन होता है। तो अभी हाइड्रोजन कितना है हमारे पास? 2 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन CH के पास जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन CH2 के पास जाएगा, और हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी CH3 CH2 बॉन्ड CH3। ये है आपका प्रोपेन। दिस इज द प्रोपेन। बात समझ में आ रही है सबको? तो आपने क्या किया, यू हैव एडेड हाइड्रोजन गैस। तो अब जो हाइड्रोजन गैस है वो एज द रिएजेंट है, और किसके ऊपर आपने ऐड किया है? प्रोपीन। तो प्रोपीन एज अ क्या है आपका, बोलिए? सबस्ट्रेट। हाँ, वेरी गुड। प्रोपीन जो है एज अ सबस्ट्रेट और हाइड्रोजन गैस एज अ रिएजेंट है, क्योंकि रिएजेंट की बदौलत ही रिएक्शन होता है। तो मुझे दो चीज़ें समझानी थी, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। जिसके ऊपर रिएक्शन होगा उसे सबस्ट्रेट कहा जाता है, और जो रिएक्शन को करवाएगा उसे रिएजेंट कहा जाता है। इसको जरा आप लोग लिख लीजिए फटाफट। हो जाएगा तो बोलना मुझे। आगे बढ़ूं? नो सर। सर डन। ओके, तो देखिए अभी मैं आपको एक दो और एग्जांपल देता हूँ। देखिए अब एग्जाम में वो लोग कुछ इस तरह से क्वेश्चन रखते हैं। देखो ये मेरे को बताओ, ये क्लोज्ड है कि ओपन स्ट्रक्चर है, ये जो मैंने बनाया है? वेरी गुड, क्लोज। इट इज़ अ क्लोज। तो जब स्ट्रक्चर क्लोज्ड होता है तो उसे बोला जाता है साइक्लिक। क्या बोला जाता है? साइक्लिक। राइटली। हाँ, तो अब मेरे को बताओ इसके अंदर आपको कितना कार्बन दिख रहा है? कुछ दिख रहा है कार्बन? वेरी गुड। इट इज़ अ साइक्लोपेंटेन। इसको अगर कोई नाम दे तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। आप इसको इस प्रकार भी ड्रॉ कर सकते हैं, CH2
CH2 CH2 CH2 CH2, ठीक है। तो ये भी साइक्लोपेंटेन। अब इसमें खाली डिफरेंस ये है कि ये जो येलो वाला है वो फटाक से बन जाता है, उसमें ज़्यादा आपका एनर्जी कंज्यूम नहीं होता है, इसमें ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, स्पेस भी ये ज़्यादा लेता है रेड वाला। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। अब देखो आपको देंगे वो लोग ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, अब इसका नाम है साइक्लोपेंटीन। क्या नाम है? साइक्लोपेंटीन। अब ये साइक्लोपेंटीन के ऊपर अगर मैंने पास कर दिया हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ रेनेनिकल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जो होता है वो क्या करता है पता है? वो रिएक्शन को फटाफट करवा देता है। अगर आप कैटलिस्ट नहीं ऐड करोगे तो रिएक्शन, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे पास एंजाइम होते हैं, अमाइलेज, ठीक है, जाइमेज। अभी जाइमेज एक प्रकार का एंजाइम है जो क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है, और ये लोग बनाते हैं ना अल्कोहल, इंडस्ट्री में अल्कोहल बनता है। तो ग्रेप्स, जैसे वाइन, वाइन बहुत महंगी आती है। क्यों? क्योंकि वो आपका जो फ्रूट्स होता है ना उसको फर्मेंटेट करके वो लोग बेचते हैं, और जितना वो पुराना वाइन रहेगा ना वो उतना महंगा होता है। तो वो फर्मेंटेशन के थ्रू करते हैं। अब जब आप खाना खाते हैं हम लोग, तो खाना खाने के बाद मतलब कैसा है, 8-10 घंटे के बाद हमको भूख लग जाती है। अब बच्चे लोग को ज़्यादा भूख लगती है, बड़े लोग दिन में 2 बार ही खाते रहेंगे नॉर्मली। तो क्या होता है कि आपने 24 घंटे में 2 बार खाना खाया, पचा लिया, तो भाई आपने प्रोटीन कंज्यूम किया, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, राइस खाया, चपाती खाया, कुछ भी मीठा चीज़ खा लिया, सब कार्बोहाइड्रेट है, पनीर खा लिया, वो प्रोटीन है, ठीक है। तो अब वो बॉडी में जाने के बाद पच कैसे गया, इतना जल्दी कैसे पच गया? तो वो रिएक्शन हुआ बॉडी के अंदर, उसको मेटाबॉलिज करने के लिए हमको एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर वही एंजाइम हमारे बॉडी में नहीं रहता तो हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है, 8 घंटे में रात को खाना खाएंगे, सवेरे तक डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो इतना आसानी से नहीं हो पाता, उसको मतलब बहुत टाइम लगता था, मतलब सालों के सालों ऊपर जाते थे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो एंजाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो काम एंजाइम का होता है वही काम कैटलिस्ट का होता है। तो रेनिन निकल जो है एक प्रकार का कैटलिस्ट है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। तो मुझे कोई इसका प्रोडक्ट बताएगा आपको, यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट मिल सकता है? व्हाट विल बी द नेम ऑफ दैट कंपाउंड? Cyclopen. बहुत बढ़िया, यू आर गोइंग टू गेट अ साइक्लोपेंटेन। तो आपके पास जो 2 हाइड्रोजन थी वो आपने दोनों को ऐड कर दिया है। तो ये जो रिएक्शन है इसे बोला जाता है एडिशन रिएक्शन। सही बात है? Yes, sir. हाँ, तो ये मैंने Yes, छोटा sir. छोटा एग्जाम्पल लिखा है, आप लोग धीरे धीरे सीखोगे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स। तो ये एडिशन रिएक्शन के बारे में पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की बात। अब एडिशन का उल्टा एलिमिनेशन होता है। देखो एडिशन में क्या होता है, 2 चीज़ें मिलकर एक हो जाती हैं, 2 चीज़ें मिलकर एक हो जाती है, वो एडिशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन मतलब एक से चीज़ें 2 हो जाएंगी या 3 भी हो सकती है, वहाँ पे चीज़ें बढ़ेंगी इन द केस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। नाउ सी, अब ये नाम से बोल रहा है कि भाई कुछ तो एलिमिनेट होगा, मतलब सिस्टम में से कुछ निकलेगा। अब सिस्टम मतलब कोई रिएक्शन पकड़ लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए आपके पास है इथाइल ब्रोमाइड, सी बॉन्ड सी, इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। अभी देखिए ध्यान से समझना, अगर मैं इथाइल ब्रोमाइड लेता हूँ एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और मैं उसको बहुत गर्म करता हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म करता हूँ, हीट करता हूँ इसको, तो देखो क्या होगा पता है? Br जिस कार्बन को लगा हुआ है उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। जैसे अभी इंडिया में जो कोविड का वेरिएंट मिला है उसको ये लोगों ने क्या बोल दिया है? डेल्टा। अब ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा का सीन क्या है? न्यूट्रल रहो भाई, किसी कंट्री के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहे हैं। अब ओरिजिन तो हुआ चाइना से, ठीक है, उसका चाइना का कोई नाम लेके नहीं बोलता, तो उसको हम लोगों ने
अभी जैसे यूके में मिला, ब्राज़ील में मिला, तो अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा इस तरह के वेरिएंट बोल दिए गए, अल्फ़ाबेट ऐसे डाल दिया गया। तो अभी यहाँ पे देखो ये जो कार्बन जो है बी आर को जो लगा हुआ है उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। मतलब इन शॉर्ट फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को रहेगा उसे अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। अब तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, सर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? यस और नो? डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोगों ने 10th में थोड़ा सा आइडिया लिया होगा जब आप बोलते हो मिथाइल अल्कोहल, जब आप बोलते हो एसिटिक एसिड, जब आप बोलते हो एसिटल्डिहाइड, नाम सुना है इन सब चीज़ों का? Yes. चलो बहुत Yes, बढ़िया, sir. नाम सुना है, फैंटास्टिक। तो मैं अभी इसको थोड़ा सा एलिबरेट करूँगा, फिलहाल मैं इसको ज़रा ख़त्म कर लूँ। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है उसमें से कुछ चीज़ें निकलेंगी, तो कौन सी चीज़ निकलेगी वो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अब अल्फ़ा कार्बन के बगल वाला जो कार्बन है उसे बोला जाता है बीटा। तो बीटा कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है बताएंगे? 3. Fantastic. Now the 3 hydrogen, out of 3 hydrogen, 1 hydrogen will go with the 1 Br और वो बना देगा HBr। बात समझ में आ रही है? Br जो है वो आसानी से निकल जाता है, ठीक है? तो वो जब निकलता है तो सामने वाला बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन लेके भी निकल लेता है। तो अब अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड। क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं आएगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी मालूम है? कार्बन के पास तो कैसे भी करके 4 बॉन्ड आना चाहिए, तो जब ये यहाँ से Br निकल रहा है तो उसको एक बॉन्ड कम हो गया ना। Br निकल रहा है तो एक बॉन्ड कम हो गया, तो Br निकलने की वजह से कार्बन 3 बॉन्ड तो लेकर रहेगा नहीं। तो वो क्या करता है, जो हाइड्रोजन बगल वाला है उसका इलेक्ट्रॉन अंदर ढकेल के हाइड्रोजन को निकाल देता है और हमको मिलता है अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है इथीन। क्या नाम है? इथीन। बात सबको समझ में आ रही है? व्हाट हैपन इन द केस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन? Yes, sir. Yes, sir. तो एलिमिनेशन रिएक्शन गिव यू सैचुरेटेड प्रोडक्ट और अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट? Unsaturated. 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 Fantastic. बहुत बढ़िया। तो अगर इसी प्रकार से एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, देखिए अब जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो कौन सा अल्कोहल होता है मालूम है? उसका नाम होता है ना, जो ड्रिंकिंग अल्कोहल है उसका नाम क्या है? कोई बताएगा नाम? Ethanol. फैंटास्टिक। इथेनॉल इज अ ड्रिंकिंग अल्कोहल। इथेनॉल पीने से, अभी न्यूज़ में आता ना अल्कोहल पीने से मौत हो गई, तो वो मिथेनॉल पिया रहेगा। इथेनॉल से मौत नहीं होती है, उससे लिवर सिरोसिस होता है, फिर उसकी वजह से दूसरा प्रॉब्लम आता है, फिर उससे मौत होती है। ऐसा है, अल्कोहल कंजम्पशन करने से उसका साइड इफेक्ट होता है, उसकी वजह से होता है, एक्सेस में रहेगा तो। नाउ इफ़ यू हैव अ इथेनॉल, अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर OH लगा दिया, H लगा दिया, H। देखिए आपने देखा रहेगा जो अल्कोहल की जो शॉप होती है, वाइन की जो शॉप होती है, वो लोग क्या करते हैं ना, उसको ठंडी जगह पे रखते हैं। अल्कोहल एंड ऑल जो होता है इसको कोल्ड प्लेसेस में रखा जाता है। अगर इसको कर दिया गया गरम, इसको हीट कर दिया, जैसे पानी को, दूध को उबालते हैं ना, वैसे किसी ने अल्कोहल लाया, अल्कोहल को चलो भाई उबाल देते। पहली बार तो ये बहुत वोलाटाइल होता है, 2 मिनट में पूरा गायब हो जाएगा, इट इज़ हाईली वोलाटाइल। फिर भी मान लेते हैं उसने बहुत ज़्यादा लिया है, थोड़ा गर्म कर दिया, तो हीट करने के बाद क्या होगा मालूम है? ये अल्कोहल नहीं रहेगा। अब जो OH जिस कार्बन को लगा हुआ है, ये OH इस कार्बन को लगा हुआ है, तो इस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाला जो कार्बन है वो हो जाएगा आपका बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन किसे बोलते हैं, ये समझ में आ रहा है सभी लोगों को? Yes, sir. जिसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, मतलब जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी होता है ना, चीफ सेक्रेटरी, वो लोग की पोस्ट है ना सबसे एकदम हाई लेवल की रहती है, वो लोग मिनिस्टर लोग से भी नहीं डरते हैं, ठीक है? अभी ये जो है OH, अब ये OH डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप को कनेक्टेड है, तो इसका मतलब पकड़ बहुत तगड़ा है, तो उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। और उसके बगल में जो आ रहा है वो सब बीटा है,
तो अभी क्या होगा, जब आप इसको हीट करोगे तो हीट करने से जो अल्फा कार्बन का OH है और बीटा कार्बन का H है वो निकल जाएगा पानी के फॉर्म में। तो ये भाई वाटर बन के निकल गया। अब लोगों को लगे यार ये तो अल्कोहल ही है, लेकिन वो अल्कोहल नहीं है, वो बन चुका है इथीन। क्या बन चुका है? इथीन। Ethene. तो बेसिकली आपने यहाँ से कर दिया लॉस ऑफ वाटर। अब किसी भी रिएक्शन के अंदर से पानी निकलता है तो उसे कहा जाता है डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। तो एक प्रकार से ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो अल्कोहल को ठंडा इसीलिए जगह पर रखा जाता है क्योंकि वो अल्कोहल का अल्कोहल ही बना रहे हैं। अदरवाइज इसको गर्म करके कोई कंज्यूम करेगा ना, तो पहली बात तो उसका जो स्मेल है ना वो चेंज हो जाएगा, फटाक से चेंज हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ नो मोर अल्कोहल। फिर भी लोग बोलते ना, जिसको एकदम आदत लगी रहती है उसको पता नहीं चलेगा, तो वो कंज्यूम करेगा तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज ये अल्कोहल नहीं है, ये इथिन हो चुका है। तो बॉडी में इथिन का मैकेनिज्म नहीं है, बॉडी में इथाइल अल्कोहल का। अब मैं पानी की जगह पे केरोसिन पीऊँ तो क्या, पानी भी तो लिक्विड है, केरोसिन भी लिक्विड है, तो केरोसिन तो बॉडी में हजम नहीं होगा ना भाई, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो वैसे ही इथिन प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के, दोनों को लिख लीजिए आप लोग। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, एक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर जाऊँगा। हो जाएगा तो बताना। डन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब फिर उसके अंदर मैं डिटेल में घुसूंगा, थोड़ा थोड़ा अपन एब्जॉर्ब करेंगे। देखो, ये हम लोगों ने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर मैं बताऊं तो ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, ये सब आप 12th में सीखोगे। जस्ट मैं दिमाग में वो वर्ड डाल रहा हूँ। देखो, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये जस्ट आपको नोट डाउन करके रखना है बस, इसका और ज़्यादा यूजेस नहीं है अपने लिए फिलहाल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। तीसरा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल और ये सब क्या होता है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताऊंगा। कल भी हम लोगों ने थोड़ा कुछ इसके बारे में डिस्कस किया था। सब्स्टिट्यूशन मतलब अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो चेंजेस ऑफ द पोजीशन, मतलब अदला बदली हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं एक रिएक्शन दे दूं, छोटा सा एक रिएक्शन देख लेते हैं। आपके पास दिया गया है CH3CH2 बॉन्ड Cl, इसका नाम मैंने लिख दिया इथाइल क्लोराइड। अब ये इथाइल क्लोराइड के ऊपर मैं ऐड कर दूं KOH। अब KOH जो है ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको मैंने मिला दिया पानी के अंदर, तो इसको बोला जाएगा एक्वियस KOH। तो अभी क्या होता है, Cl जो है वो OH की जगह पर आता है, OH जो है वो Cl की जगह पे चला जाता है।
तो हमको बाई प्रोडक्ट मिल जाता है KCl, जो कि पहले KOH था, अब वो KCl बन चुका है, और Cl की जगह पर OH आ चुका है, तो ये हो जाएगा CH3 CH2OH. So this is the ethyl alcohol. So ये जो रिएक्शन है ये सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि सर ये आपने तो बता दिया 3 तरह के होते हैं सब्स्टिट्यूशन, तो सर ये तीनों में से ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? तो देखो, वो समझाने के लिए मैं अभी आपको थोड़ा 5 मिनट के बाद तो समझ में अपने आप आ जाएगा। मैं अभी एक कंसेप्ट बताऊंगा, देखो इसको जरा पहले लिख लो, फिर मैं वो कंसेप्ट बताऊंगा, फिर इसके ऊपर दोबारा आऊँगा मैं। फटाफट कॉपी करिए इसको। हो गया सर। नाउ देखिए, बॉन्ड जो है वो 2 तरीके से तोड़ा जा सकता है। बॉन्ड जैसे रस्सी है, 2 लोगों के बीच में टग ऑफ वॉर हो रहा है, तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो रस्सी बीचों बीच से टूटेगी या तो अनइक्वल टूटेगी। अब तीसरा तो चांस बनता नहीं है। रस्सी तोड़ना ही है तो भाई या तो 50-50 दोनों के पास, या तो एक के पास ज़्यादा एक के पास कम। तो उसी प्रकार जो बॉन्ड होता है वो 2 तरीके से टूट सकता है। ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड जो होती है वो 2 कंडीशंस के 2 तरीके से टूट सकती है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। एक होता है होमोलिटिकल ब्रेकिंग, एक होता है होमोलिटिकल ब्रेकिंग। होमोलिटिकल का मतलब सिमेट्रिकल आप मान सकते हो, सिमेट्रिकल एकदम, भाई आधा मेरे पास आधा सामने वाले के पास। अच्छा, और दूसरा जो होता है वो होता है हेटेरोलिटिक, दैट इज अनसिमेट्रिकल। दैट इज अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो अब ये समझ में आएगा तब मैं ऊपर वाले पे जाऊंगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल करके क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास कार्बन और कार्बन दिया गया है और दोनों के बीच में खींचातानी होगी, ठीक है। अब वो कैसे होगी खींचातानी वो भी मैं बताऊंगा। जब 2 इक्वल लोगों के बीच में ना फोर्स लगता है तो चांसेस तो यही है भाई 50-50, आधी रस्सी इधर आधी रस्सी उधर। तो यहाँ पे रस्सी से मतलब है बॉन्ड, और एक बॉन्ड में होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये लाल वाला बॉन्ड टूटेगा, रेड वाला, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है इस राइट वाले कार्बन के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले के पास जाएगा। तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलता है, ये हो जाएगा CH H H एंड डॉट प्लस C। अब मेरे को बताओ, ये जो CH3 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। हाँ, बहुत बढ़िया। तो CH3 को भी मीथेन बोलेंगे क्या? नहीं, इसका नाम क्या होगा बताएंगे? मिथाइल। फैंटास्टिक, दिस इज द मिथाइल। इसे हम बोलेंगे मिथाइल, क्योंकि इसके पास एक कार्बन है। अब मिथाइल को आप एक डॉट भी लगा दिए हो, ये जो रेड कलर का डॉट है ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इसका अपना एक नाम है, इसे बोला जाता है मिथाइल। तो इसका नाम हो गया CH3 का, और जो डॉट है वो डॉट से हमको ये पता चलता है ये रेडिकल है। दिस इज द मिथाइल रेडिकल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? व्हाई आई एम कॉलिंग दिस इज द रेडिकल? बिकॉज डॉट आएगा तो वो रेडिकल का कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बॉन्ड को हम लोग तोड़ेंगे हेटेरोलिटिकली। देखिए, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। अब देखो, क्लोरीन और कार्बन के बीच में टग ऑफ वॉर हो गया,
क्लोरीन जो है ये एक तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है मालूम? वो भाई डॉन होता है, उसके सामने कोई इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है, ठीक है। तो वो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो जब वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो जो कार्बन उसके सामने है वो इलेक्ट्रॉन के मामले में रिच होगा कि पुअर होगा? पुअर। वेरी गुड। तो जब वो इलेक्ट्रॉन के मामले में पुअर हो जाएगा तो हमको बताएगा क्या, देखो भाई मैं पुअर हो गया हूँ, मैं रिच हो गया हूँ, ऐसा तो नहीं है। तो वो हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है कि जब कोई कार्बन इलेक्ट्रॉन के मामले में रिच होता है, ये पुअर होता है, तो उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है। तो अगर ये बॉन्ड तोड़ के क्लोरीन लेकर निकल चुका है तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा CH3CH2। अब ये जो CH2 है इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब, पुअर है। तो जब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कहा जाता है कार्बोकैटायन। सही बात है, समझ में आ रहा है सबको? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कब होगा? जब वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा किसी भी कार्बन को। समझा कि नहीं समझा एवरीवन? सर। समझा। नो। मान लीजिए अब होमोलिटिकल ब्रेकिंग हुआ कि ये हेटेरोलिटिक हुआ कार्बोकैटायन में। कार्बोकैटायन जब फॉर्म होता है तो वो होमोलिटिकल ब्रेकिंग करके बनता है कि हेटेरोलिटिक? हेटेरोलिटिकल। हेटेरोलिटिक। हेटेरोलिटिक का मतलब भाई अनसिमेट्रिकल, दोनों इलेक्ट्रॉन को एक बंदा लेके निकल लेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, जब आपके पास दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि ये है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Na, मान लेते हैं। अब देखो जो सोडियम है ना, ये मेटल्स लोग क्या होते हैं, वो लोग रिच होते हैं इलेक्ट्रॉन के मामले में। उन लोगों को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं, वो लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं। मतलब क्या है, अब पैसे किसी से लेना है तो रिच आदमी के पास जाओ, वो डोनेशन चैरिटी अच्छा कर सकता है। अब जो जिसका नेचर ही है अपने पास पैसे लेके रखना, दूसरे का भी ले लेना, तो उससे तो तुमको मिलने वाला नहीं है। तो उस तरह के एलिमेंट को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं केमिस्ट्री में। दोज एलिमेंट हु डू नॉट विश टू गिव इलेक्ट्रॉन एंड दे टेक इलेक्ट्रॉन, वो लोग भाई निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन सामने वाले से, तो उसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं। तो सोडियम जो है ये एक प्रकार से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मतलब ये भाई रिच है, ये अंबानी है। तो ये क्या करेगा, सामने वाले को डोनेट करेगा। तो जब सामने वाले को डोनेट करेगा तो सामने वाला रीच हो जाएगा। तो जैसे ही वो रीच होगा तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, क्या? नेगेटिव। CH3CH2 नेगेटिव। तो इसे कहा जाता है कार्ब एन आयन। तो जब बॉन्ड को आपने होमोलिटिकली तोड़ा तब आपको रेडिकल मिला, जब आपने उसको हेटेरोलिटिकली तोड़ा तब आपको मिला कार्बोकैटायन या कार्ब एन आयन। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो जरा इसको फटाक से नोट डाउन करिए, फिर मैं नीचे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बेसिक में ही हम लोग पढ़ रहे हैं तो और बेसिक में जाएंगे। देखिए, अब मैं ये तीनों को एक एक करके बनाऊंगा, एक के बगल में एक तीनों को बनाता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपके पास पहले मैं लिखता हूँ मिथाइल रेडिकल। तो ये हो जाएगा C, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और उसको एक डॉट है। फिर मैं लिखूंगा मिथाइल कार्बोकैटायन।
मिथाइल कार्बोकेटायन। तो मैं कार्बन लिखूंगा, उसको पॉजिटिव चार्ज बना दूंगा और उसको मैंने 3 बॉन्ड लगा दिया HHH। फिर मैं लिखूंगा मिथाइल कार्ब एन आयन, मिथाइल कार्ब एन आयन्स, ठीक है। अब मैं वही करूँगा, कार्बन बना दूंगा और उसको 3 हाइड्रोजन बना दूंगा और उसको मैं लगा दूंगा नेगेटिव चार्ज। देखो जब आप नेगेटिव चार्ज लिखते हो तो उसका मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो, अब मुझे जो बताना है, देखो रिएक्शन क्यों होता है मालूम है? सारा का सारा जो खेल है वो है स्टेबिलिटी का। एवरीबडी वांट्स टू गेट स्टेबल। अगर मैं किसी बच्चे को पूछूँ ना तुम क्यों पढ़ रहे हो, कोई बच्चा क्यों पढ़ रहा है, तो स्टेबल ही होना ना आगे जाके, बराबर है। नॉलेज तो भाई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने से भी मिल सकता है, नॉलेज इज इट सेकेंडरी, प्राइमरी वी वांट टू गेट अ स्टेबल इन द लाइफ, ठीक है। हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू वो उसको हम अच्छे से पूरा कर सकते हैं अगर आप स्टेबल रहोगे तो यहाँ पे भी वही चीज़ होती है, जो रिएक्टेंट हैं वो रिएक्ट करते हैं और स्टेबिलिटी को अटेन करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये जो मिथाइल रेडिकल है इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, दिख कितना रहा है ये बताओ। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको फिलहाल? 3। चलो 3 किसी ने तो बोला, और बोलिए, सोचिए सोचिए। देखिए एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इतना मान लीजिए एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके पास कितना बॉन्ड है फिलहाल? 3 बॉन्ड है, 6 3 बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन। हाँ 3 बॉन्ड का 6 इलेक्ट्रॉन हो गया और एक डॉट है, और वो डॉट का मतलब भी तो इलेक्ट्रॉन ही होता है। 7 तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7 7 7 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। अब ये वाले कार्बन पे आ जाओ, कार्बोकेटायन पे, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 6 फैंटास्टिक, 6 इलेक्ट्रॉन। थर्ड वाले पे आ जाइए। 7 8 है, 8। मैंने क्या बोला था, नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन वो और 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड का 6 और वो 2 मिला के 8 हो गया। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? यस सर। मिथाइल कार्बेनाइन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अब आ जाइए, आपने 10th में कुछ पढ़ा होगा ऑक्टेट रूल करके, कुछ पढ़ा था ऐसा 10th में या 9th में? यस सर। याद आ रहा है? हाँ। तो ऑक्टेट रूल का मतलब ये होता है कि सबकी इच्छा होती है भाई मैं 8 इलेक्ट्रॉन रख लूँ तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो अब वो जो मिथाइल रेडिकल है उसको कितना इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है? पहले मेरे को बताओ ज़रूरत किसको किसको इलेक्ट्रॉन की, ये तीनों में से। इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत किसको किसको है? देखिए, मिथाइल कार्बोकेशन। हाँ मिथाइल रेडिकल को है और मिथाइल कार्बोकेटायन को है, क्योंकि दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन आपका कार्बेनान के, मतलब ये सुखी इंसान है, इसको ज़रूरत नहीं, इसको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका घर भरा है, बैंक बैलेंस इसका अच्छा खासा है। तो अभी इसके आ जाओ मिथाइल रेडिकल। और मिथाइल रेडिकल को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और कार्बोकेटायन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है मतलब वो लोग कहलाते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। फाइल का मतलब लविंग होता है और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन। तो ये लोग इलेक्ट्रॉन लविंग लोग हैं। अब इलेक्ट्रॉन लविंग लोग वही लोग रहेंगे जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है ना भाई। अब इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत रहेगी तो ही वो इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। तो मिथाइल रेडिकल एंड मिथाइल कार्बोकेटायन को हम लोग क्या बोलते हैं? दे एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, दे एक्ट एज अ। इलेक्ट्रोफाइल। बहुत बढ़िया। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, तो जब नेगेटिव चार्ज होता है तो उसकी इच्छा क्या होती है, कहाँ जाना जाना वो प्रीफर करता है, पॉजिटिव के पास कि नेगेटिव के पास? नेगेटिव।
ये खुद नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव के पास नहीं जाना प्रेफर करेगा, नेगेटिव सोचेगा कि यार मैं पॉजिटिव से बॉन्ड बनाऊं, बराबर ना। Yes, sir. अच्छा अभी मेरे को बताओ, जो न्यूक्लियस होता है उसको चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ एन एनी एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज, इज अ पॉजिटिव चार्ज। Positively charged. तो जो लोग नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो लोग पॉजिटिव के पास जाना पसंद करते हैं, इसीलिए उन लोगों को हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिवली चार्ज लविंग स्पीसीज। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. चलिए इसको जरा नोट डाउन करिए, अब मैं ऊपर जाऊंगा जो मैंने लिखा था अभी। इसको और डिटेल में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं फिलहाल ऊपर वाला रिएक्शन को बताऊंगा, फिर इसके ऊपर आऊंगा, अगेन इसको एक्सप्लेन करूंगा, मैं एलेबोरेट करूंगा थोड़ा। डन सर। अच्छा अब ये जो ऊपर का मैंने सब्स्टिट्यूशन कितने प्रकार के बताए थे, कोई मुझे बता सकता है? 3 तीन। हाँ, तीन। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल। तो अब देखो, जब एंट्री करने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा तो उसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। जब एंट्री करने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा तो उसे न्यूक्लियोफिलिक कहा जाएगा। ठीक है, तो जरा उस रिएक्शन के ऊपर मैं दोबारा जाता हूँ। देखिए अब ये जो मैंने सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लिखा है, मैं एक एक एग्जांपल यहाँ पे बताऊंगा, आप लोग समझने की कोशिश करिए। देखो ये जो KOH है ना, सबसे पहली बात, जब आप नमक को पानी में डालते हो ना तो नमक NaCl नहीं रहता है, वो Na+ बन जाता है और Cl- बन जाता है। अगर वो NaCl का NaCl ही रहेगा तो वो उस बोलते ना टुकड़े के फॉर्म में रहेगा ना, वो तो डिजोल्व भी नहीं हुआ। जब NaCl को पानी में या चीनी को पानी में डालते हो तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। तो उसी प्रकार जब KOH को पानी में मिलाया जाएगा तो ये बनेगा K+ एंड OH-। ये बात समझ में आ रही है सबको, हाँ या ना? ये जो KOH है, कभी भी देखो पानी में किसको भी मिलाओगे ना, अगर वो टूटेगा, जैसे पत्थर है, पत्थर को पानी में डालो वो वैसे का वैसे ही रहता है, वो डिसोसिएट ही नहीं हुआ। अब नमक डालो, चीनी डालो, या कोई आपका मेडिसिन डाल दो, या कोई कंपाउंड डाल दो जो वाटर सॉल्युबल है, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, वो डिसोसिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमको मालूम पड़ता है KOH टूटने के बाद K+ बनता है। जैसे पानी जो है ना, पानी, तो पानी को ब्रेक करोगे तो H+ और OH- मिलता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जब KOH डिसोसिएट होता है तो वो K+ और OH- दे देता है। अब मैं आपसे पूछूं, ये OH- के ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव। वेरी गुड। तो Negative. जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभी बताया था मैंने, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब वो जाना किसके पास प्रीफर करेगा, वो पॉजिटिव के पास जाना इलेक्ट्रोफाइल। प्रीफर करेगा कि नेगेटिव के पास? Positive के पास. हाँ, पॉजिटिव। तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव होता है, फाइल मतलब लविंग होता है। तो आप ये समझ लीजिए, मैं नेगेटिव हूँ तो पॉजिटिव के पास जाऊंगा, तो मैं खुद कहलाऊंगा न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज मेरी इच्छा क्या है, पॉजिटिव के पास जाने की। तो ये OH- को हम बोल देंगे इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। Nucleophile. न्यूक्लियोफाइल। अच्छा अभी मैंने ये बोला कि जो एंट्री करने वाला ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, वो डिसाइड करेगा ये किस प्रकार का सब्स्टिट्यूशन है।
तो अभी ये जो कंपाउंड था इथाइल क्लोराइड का, इसके अंदर एंट्री करने वाला ग्रुप कौन है? OH माइनस है और Cl निकल रहा है। तो OH माइनस से एंट्री मारा तो उस कार्बन पे कौन सा चार्ज रहेगा जहाँ पे वो कनेक्ट कर रहा है? पॉजिटिव रहेगा ना, तभी तो वो ज्वाइंट करेगा। देखो ये Cl है ना, Cl। अब Cl को आपने धक्का मार के निकाल दिया। अब Cl को जब धक्का मार के निकालोगे तो Cl क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इधर देखिए, इस रिएक्शन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। हमारे पास है CH3 CH2 बॉन्ड Cl, इसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया एक्वियस KOH। एक्वियस का मतलब पानी आपने मिलाया है, तो ये KOH तो पहली बार टूट कर बन जाता है K प्लस एंड OH माइनस आयोन। अब ये OH माइनस देखता है भाई कहीं पॉजिटिव सेंटर मिले तो मैं अटैक कर दूँ। तो ये जो Cl है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है? वो सामने वाले का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और निकल लेगा, सामने वाले को गरीब बना देगा इलेक्ट्रॉन के मामले में। तो ये जो कार्बन CH2 है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। वाई आई एम कॉलिंग दिस इज अल्फा? बिकॉज दैट इज कनेक्टेड टू द क्लोरीन, और उसके बगल में बीटा है। तो ये जो अल्फा कार्बन है, इसको चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। क्या आ जाता है? पॉजिटिव। हाउ वी आर गेटिंग पॉजिटिव? बिकॉज क्लोरीन का नेचर है इलेक्ट्रॉन को खींचना। मतलब किसी के घर में चोरी डकैती हो जाए तो पैसे क्या हो जाएंगे भाई? ख़त्म। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन को खींच के निकल लेता है। तो ये Cl माइनस बन के निकल गया। तो ये Cl माइनस अभी क्या करेगा? K प्लस को पकड़ लेगा, और ये OH माइनस देखता है पॉजिटिव सेंटर किधर है, तो पॉजिटिव सेंटर इसको इधर दिख रहा है। तो अपने को जो प्रोडक्ट मिला वो मिला ये CH3 CH2OH। अभी देखो एंट्री करने वाला ग्रुप कौन सा था बताइए? OH। और OH का नाम क्या बोला आपने? उसको इलेक्ट्रोफाइल बोला कि न्यूक्लियोफाइल बोला? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसे कहा जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इज इट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। अगर इलेक्ट्रोफाइल एंट्री मारेगा तो उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो फिलहाल मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में समझाने का कोशिश किया है। इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज आई विल गो ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट। इसको आप लोग लिखे तो थे पहले भी। किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं। हाँ सर बोलिए। वो इलेक्ट्रोलिटिक असिमेट्रिक, हाँ। हेटेरोलिटिक, दैट इज अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग। हाँ बोलिए, क्या डाउट था आपका इसमें? थोड़ा लिखना हुआ। लिखना है तुमको? ठीक है लिख लो। हाँ चलो कॉपी कर लो। क्योंकि इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। सर कंप्लीट। चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कंसेप्ट आता है एसिड और बेस का कंसेप्ट। मैं इलेक्ट्रोफिलिक को आगे डिस्कस करूंगा और इसको भी डिस्कस करूंगा। लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट एसिड और बेस का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए। नाउ देखिए, हमारे पास जो है एसिड और बेस की तीन थियरी है। तीन थियरी, तो वो तीनों थियरी का मैं नाम बता देता हूँ और उसका डेफिनेशन क्या है वो भी बता दो, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एसिड एंड बेसिस थियरी। देखो एंशियंट टाइम में लोग बोलते थे एसिड किसको बोलना है, बेस किसको बोलना है। तो जो चीज़ खाने में खट्टी होती है लोग बोलते हैं उसको एसिड। तो ये कोई सही क्राइटेरिया नहीं है डिसाइड करने का। अब HCl तो कोई खाता नहीं है, H2SO4 भी कोई खा के बताएगा नहीं, नाइट्रिक एसिड भी कोई खाने वाला नहीं है। तो
दैट इज नॉट अ गुड करेक्ट क्राइटेरिया टू डिसाइड। तो यहाँ पे पहली थ्योरी आती है आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी, पहले मैं सबका नाम बता देता हूँ। दूसरा थ्योरी आता है लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। और तीसरा थ्योरी आता है लुईस एसिड बेस थ्योरी। क्या आता है? लुईस एसिड बेस थ्योरी। तीनों लोगों ने अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एसिड किसे कहा जाता है और बेस किसे कहा जाता है वो समझाने का कोशिश किया था। तो अभी मैं भी वही आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, 3 थियरी है, नाम याद रखो, आर्हेनियस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड, लुईस। आर्हेनियस का थियरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड का थियरी, लुईस का थियरी। जब आप बोलते हो ना HCl एसिड है, तो आपसे अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा रहेगा कि आपने HCl को एसिड बोला किस थियरी के आधार पे बोला है। तो अभी आप समझ जाएंगे। देखिए, जब आप बोलते हो आर्हेनियस के बारे में, आर्हेनियस ने ये बोला, those substances which does donation of H plus ion in water। जो लोग पानी के अंदर H plus का डोनेशन करेंगे या H plus को देंगे उसे एसिड कहा जाता है। दो चीज़ों को याद रखना, H plus डोनेट करना है और कहाँ डोनेट करना है? पानी में डोनेट करना है। तो those substances which donate H plus in water is called as acid। Is called as acid। तो जो लोग पानी के अंदर क्या करते हैं? H plus को डोनेट करते हैं, उन्हें एसिड कहा जाता है। तो बेस किसे कहा जाता है? जो पानी में OH माइनस का डोनेशन करेगा, दैट इज हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये एसिड हो गया। दोज सब्सटेंसेज which does donation of OH minus ion in water is called as base। is called as base। अब OH माइनस का नाम मैंने क्या बताया? हाइड्रोक्सिल, याद रखिएगा, हाइड्रोक्सिल। H प्लस को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं। H प्लस को बोला जाता है प्रोटॉन। OH माइनस को कहा जाता है हाइड्रोक्सिल आयन। और हाइड्रोक्सी भी बोल सकते हो आप, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन भी कहीं भी लिखता है, वो ज़्यादा करेक्ट है, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, अब इधर देखिए, ये आरएनएस का थ्योरी होगा। तो फिर लोगों ने बोला यार पानी पानी तुम कर रहे हो, पेट्रोल में दिया तो क्या हुआ, डीजल में दिया तो क्या हुआ, पानी के अलावा किसी तरह और उसने H प्लस दिया था, क्या हुआ? एसिड नहीं है। अगर उसने H प्लस ही नहीं दिया, जैसे कि ये है, एक एग्जाम्पल का नाम मैं बताता हूँ, HClO4 है, HClO4, इसको हम लोग बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? पर क्लोरिक एसिड। ये एसिड है बच्चों, हाँ इधर एच दिख रहा है, एसिड है। अब हमारे को मिलता है AlCl3। AlCl3 भी एसिड है, बट ये तो इसे जस्टिफाई नहीं हो रहा है आरएनएस की थ्योरी के हिसाब से। तो आरएनएस की थ्योरी को आ गया लिमिटेशन। फिर नया थ्योरी आता है। आरएनएस का थ्योरी सबको क्लियर है? दो सब्सटेंसेस विच गिव H प्लस आयन इन वाटर दे आर कॉल्ड एज अ एसिड। एग्जांपल के तौर पे देखो HCl है, अब HCl को पानी में डिजोल्व करोगे तो ये H प्लस ही देगा ना, तो ये एसिड हो गया। H2SO4 को पानी में डिजोल्व करोगे तो ये भी H प्लस देता है, तो ये भी एसिड हो गया। तो यहाँ तक तो काम चल रहा था। अब जैसे KOH है, अब जब KOH को पानी में डिजोल्व करोगे तो ये K प्लस और OH माइनस आयन देता है, तो OH माइनस आयन जो भी लोग भी देंगे वो बेस कहलाते हैं। अब NaOH भी देगा तो वो भी बेस हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? आरएनएस का थ्योरी में किसी को कोई डाउट?
यस और नो? No doubt, sir. हाँ। No doubt. अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिसके पास हाइड्रोजन था लेकिन वो एसिड जैसे काम नहीं कर रहा था। जैसे मीथेन है ना, मीथेन एसिड नहीं है, अमोनिया एसिड नहीं है, अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन है लेकिन अमोनिया इज नॉट एक्टिंग एज एन एसिड, तो इसकी थ्योरी को प्रॉब्लम आ जाता है। तो नया साइंटिस्ट आता है, बोलता है भाई चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ही वाज द लॉरी ब्रॉन्स्टेड। तो दो लोग आते हैं, लॉरी अलग है, ब्रॉन्स्टेड अलग है। लॉरी ब्रॉन्स्टेड। अब लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला, उसने बोला H प्लस डोनर दैट इज अ प्रोटॉन डोनर इज एन एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज अ बेस। खत्म। जो प्रोटॉन डोनेट करेगा ना उसे एसिड बोल दिया उसने। प्रोटॉन डोनर इज एसिड। अब प्रोटॉन को मैंने क्या बोला, H प्लस बोला। क्या बोला? H प्लस। H plus. एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर जो प्रोटॉन को गेन करेगा उसे बेस कह दिया गया। ठीक है, तो इसने प्रोटॉन प्रोटॉन नहीं किया। तो फिर इसको लोगों ने बोला भाई तुम मेरे को ये बताओ आपका Na प्लस क्या है, ये एसिड है कि बेस है? तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड के पास जवाब नहीं था। उसको लोगों ने पूछा BF3 के बारे में क्या राय है, AlCl3 के बारे में क्या राय है, TiCl4 के बारे में क्या राय है, ये एसिड है कि बेस है क्या है, तो वो बता नहीं पाया। फिर नया थियरी आता है दैट इज द लुईस एसिड बेस थियरी। तो लुईस थियरी जो है, अब इसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसे हम बेस बोलेंगे और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग एसिड बोलेंगे। जैसे कि प्रोटॉन डोनर को एसिड बोला गया, वैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनर को बेस कहा जाता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को एसिड कहा जाता है। सो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर is base and electron pair acceptor is acid। तो देखिए मैंने आपको पहले बता दिया था। अच्छा इसको जरा पहले लिख लो फटाक से, फिर मैं आपको एक एग्जांपल देके मैं स्टॉप करूँगा। हो गया सर। Done, sir. तो ये सब जो है ना नीचे जो मैंने ब्रैकेट में डाल रहा हूँ ये येलो वाला, इसको लोगों ने पूछा भाई ये सब क्या है तो वो बता नहीं पाया, तो वही समझाने के लिए लुईस का थ्योरी आता है। अभी देखिए जब आप बोलते हो ना HCl क्या है, एसिड है कि बेस है? बोलो। Acid. एसिड। Acid. अभी ये एसिड बन रहा है लेकिन आपका पहला थ्योरी और दूसरा थ्योरी के आधार पे ये एसिड है, लुईस के आधार पे ये एसिड नहीं है। देखो अब ये H प्लस देगा तो RNA ने क्या बोला, दोज सब्सटेंसेस विच गिव H प्लस। अभी HCl को पानी में डाल दो ना तो पानी में ये H प्लस देने वाला ही है, तो ये अकॉर्डिंग टू RNA एसिड है। अब RNA के हिसाब से एसिड बन गया। अब यही HCl H प्लस दे रहा है तो उस H प्लस को प्रोटॉन बोल दिया। प्रोटॉन किसने बोला? लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने बोला। तो HCl इज एन एसिड अकॉर्डिंग टू द Arrhenius का थ्योरी एंड द लॉरी ब्रॉन्स्टेड का थ्योरी। HCl इज नॉट एन एसिड अकॉर्डिंग टू क्या? Chemistry. हाँ, लुईस थ्योरी के आधार पे वो एसिड नहीं है। तो अभी इसमें क्वेश्चन क्या बनता है मालूम है, जो पहले का एसिड है ना वो दूसरे का एसिड कहलाता है। मतलब पहला दूसरा ना दोनों का सेटिंग है, मतलब पहला RNA का जो एसिड रहेगा ना वही लुईस का इसका भी रहेगा एसिड, किसका? लॉरी ब्रॉन्स्टेड का एसिड रहेगा। और जो बेस रहता है ना, जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड का बेस रहेगा ना वही लुईस का भी बेस कहलाता है। तो पहले दूसरे का एसिड एसिड सेम रहता है, दूसरे तीसरे का बेस बेस सेम रहता है, पहले तीसरे का कोई कनेक्शन नहीं है। ये एग्जाम्पल मैं आपको कमिंग सेशन में समझाने का कोशिश करूंगा।
फिलहाल आपने एसिड का डेफिनेशन सभी को समझा ही होगा. Is it anybody is having any doubt regarding the definition of an acid? Please let me know. Okay, so यहाँ पे हम लोग फिर stop करते हैं. Coming session में मिलेंगे. By the time whatever I have taught, just read it once and you will be getting 5 questions based upon the concept. अच्छा, जो कल का concept पढ़ाया था उसका आप